हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले गुप्ता एम्पायर। अभी इस सेशन के अंदर देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इसको बोला जाता है गोल्डन एज, पूरे के पूरे भारत की स्वर्णिम काल बोला जाता है, और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे वो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि ये मैप देखो। अब मैं हर टाइम के मैप नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि कितने रूलर हुए हैं, फिर हर साल के उनके मैप, क्योंकि वो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम हमेशा एक मैप जरूर लेके चल रहे हैं कि जो इन रूलर्स के पीक का मैप है पूरी डायनेस्टी के। तो आप देखिए कि गुप्ताज जो हैं उन्होंने देखो जब वो पीक में थे तो इन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य फैला दिया था, यानी कि ये कोई छोटा नहीं है, एक छत्र राज कर दिया था इन्होंने। यानी कि एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, पूरे के पूरे को अखंड भारत ही कह सकते हैं। ठीक है, अशोका से तो कम है और चंद्रगुप्त से भी कम है, बट आप देखिए कि उस ड्यूरेशन के बाद जो इन्होंने किया है ये बहुत अपने आप में देखने लायक चीज़ है, बहुत बड़ा है उस एंगल से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि 270 एडी के आसपास की बात है जब कि कुशांस रहे होंगे वहाँ पे। क्योंकि 30 से 375 एडी के बीच में कुशांस का बहुत ज़्यादा रूल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि उसमें मेन कुशान जो रहा कनिष्क, तो उसकी डेथ के बाद थोड़ा थोड़ा वीकन होना शुरू हुआ। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो ये गुप्ताज हैं ये कोई उन्हीं के सामंत रहे हों और ये फ्यूडेटरी रहे हों और इन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया हो कुषाण साम्राज्य से। ठीक है भाई, तो इसीलिए आप देखिए कि जो फाउंडर है, पहले फर्स्ट रूलर जो है इसके, वो है श्रीगुप्त, और ये वैश्य क्लैन से हैं, यानी वैष्णवाइट हैं ये भी। 240 से 280 एडी की ये बात है, और इन्होंने एक टाइटल लिया है महाराजा का। इन्होंने कोई बहुत बड़ा टाइटल नहीं लिया, उसके पीछे यही कारण हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूडेटरी होंगे, तो ताकि इनके ऊपर एकदम से कोई पूरे का पूरा अटैक ही ना हो जाए कि कुशांस मिल के हमला ही कर दें कि भैया तुम अलग ही लेवल पे अभी मच रहे हो। तो इस वजह से इन्होंने कोई इतना बड़ा टाइटल नहीं लिया, और इन्होंने कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी नहीं किया था, बस स्टार्ट कर दिया था ये सारे का सारा और खुद को अलग कर लिया था। अब सेकंड रूलर जो हुए हैं वो है घटोत्कच, ये है इन्हीं के बेटे। ठीक है, 281 से 319 एडी की बात है, और इन्होंने भी टाइटल जो लिया है वो महाराजा का ही टाइटल लिया, यानी कि इसने भी कोई बहुत बड़ा टाइटल नहीं लिया है। क्यों? कारण वही अगेन कि कुशांस का डर। और ये समझिए कि आप पहले और जो दूसरा रूलर है, इन्होंने एक तरह से स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दिया है, इन्होंने एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया है, तो अपनी अंदर की किंगडम को स्ट्रांग किया है। अब जो इनके आगे बच्चे आएंगे वो थोड़ी तबाही मचाएंगे। आप देखिए इसके बाद ये जो इतना बड़ा साम्राज्य बनता है, पहले तो ये छोटा सा होगा कहीं, ठीक है, लेकिन जब ये इतना बड़ा बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है? चंद्रगुप्त वन के आने के बाद से बन रहा है। फिर आगे आगे वाले बंदे जो हैं वो और ज्यादा इसको स्प्रेड करते रहेंगे। तो ये घटोत्कच के सन है, 319 से 335 एडी की ये बात है। इस ड्यूरेशन में इनका राज चलता है। ठीक है, और ही एनहांस्ड हिज पावर्स एंड प्रेस्टीज बाय मैरिंग कुमारा देवी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लैन ऑफ नेपाल। जैसे कि मैंने बोला कि नेपाल जो हुआ करता था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अपराज्य था, क्योंकि इसको हिमालय की चोटियों का सहारा था, वो एक शील्ड की तरह काम करते थे। तो वहाँ का जो राजा था लिच्छवी क्लैन का, उसकी एक बेटी थी, उससे इसकी शादी हुई जिसका नाम था कुमारा देवी। तो इस कारण से दोनों की शादी जो हुई है, और जब इनके साथ इसका रिलेशन जुड़ा है तो इसके पास एक बहुत ज़्यादा हाई पावर आई है ना, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल अलायंसेज हैं, यही कमाल की चीज़ होती है, और ये मैट्रिमोनियल अलायंसेज में बहुत तेज रहा था ये आदमी। ठीक है, और इसने एक्वायर किया फिर टाइटल किसका? महाराजा धीराज का और धीराज का। ठीक है, ये दोनों टाइटल आपके एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों को मार्क कर सकते हैं। और ये मेन क्या करता था, ये इसका काम था मैट्रिमोनियल अलायंसेज करना, यानी कि ये ज़्यादा युद्ध नीति पे ध्यान दिए ना, इन्होंने दिया मैट्रिमोनियल पे। अब देखिए कि इसका फायदा भी है, जब आप अलग अलग तरह से यहाँ पे शादियां कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे आपने क्या किया, एक पावर को गैदर कर लिया। अब जब पावर गैदर हो गई है, अब आप युद्ध करने की नीति को अपना सकते हैं। जब पावर ही नहीं है आपके पास, आपने रिलेशन ही बिल्ड नहीं किए, आप तुरंत युद्ध में कूद पड़े, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चल के जब इनका बच्चा होगा, जो इसका बेटा होगा, वो युद्ध करेगा दे दनादन और सबको पेल के रखेगा। ठीक है, रूल ओवर मगध, साकेत एंड प्रयाग जो है, इंक्लूडिंग बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल, आप आज की डेट में इसको समझ सकते हैं इन 3 जगहों को। ठीक है, तो इतना बड़ा इसका रूल था। और रियल फाउंडर बोले तो इसी को बोला जाएगा रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। क्यों? क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर करके देखिए इतना बड़ा बना दिया, एक छोटी सी जगह को इतना बड़ा बना दिया। अभी बाकी का नहीं बना है, इतना बड़ा बन गया, इस तरफ बना है अभी, है ना। तो उधर जो फैलेगा वो तो अभी फैलना बाकी है ना भाई, अभी आगे आने वाले हैं भाई साहब अपने। ये है समुद्रगुप्त, यानी कि सबसे बड़ा जो गुप्ता एम्पायर का कोई जबरदस्त राजा हुआ है तो वो समुद्रगुप्त हुआ है। इसने जितने भी युद्ध लड़े सभी के सभी में ये विजयी रहा है। और इस टाइम तक देखिए कि किसका बेटा था? कुमारा देवी का था, और अपना
चंद्रगुप्त का था, ठीक है। सॉरी, चंद्रगुप्त ही है ना, हाँ चंद्रगुप्त वन है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना है, चंद्रगुप्त वन मतलब गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है भाई। और फोर्थ रूलर देखिए समुद्रगुप्त इन्हीं का बेटा है, और इसको धर्म प्रचुर बंधु भी बोला जाता है। 335 एडी से 375 एडी तक ये रहा है। ये एग्जैक्ट जो है ना ये टाइमिंग्स गुप्ता एम्पायर के, ये किसी को नहीं पता है, ये अप्रोक्सीमेशंस पे सारा गेम चल रहा है कि लगभग इस टाइम पे ये रहे होंगे, इस टाइम पे ये रहे होंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आप देखिएगा, ये कभी भी पूछेगा नहीं एग्जाम के अंदर। इसने एक टाइटल ले रखा था प्राक्रमणा। प्राक्रमणा कब लिया? जब सैकड़ों राजाओं को हरा दिया ना, उसके बाद इसने टाइटल लिया प्राक्रमण का, ठीक है। और ये ग्रेटर रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर रहा है, या ग्रेटेस्ट कह दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसने बोला है? वी एस स्मिथ ने बोला है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैटल हारा नहीं है, इसने बहुत सारे बैटल मतलब किए और सारे के सारे जीता। और ही एज्यूम्ड द टाइटल कविराज एंड विक्रमांक ऑल्सो। कविराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको एक तो वीणा बजाने का बहुत शौक था और पोइट्री में बहुत अच्छा था, तो इस वजह से ये टाइटल्स भी इन्हें ले रखे थे। हिज कैंपेन्स आर मेंशन्ड इन द एरन इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश इलाहाबाद पिलर। जैसे अशोका लिखवाया करता था पिलर्स पे, ऐसे ही इसने भी पिलर के ऊपर लिखवाया अपनी पूरी इंस्क्रिप्शंस कि हाँ इसने ये युद्ध लड़े हुए हैं। और उसका नाम क्या है? एरन। एरन, आयरन मत बोलना है, ई से है वो। एरन इंस्क्रिप्शंस मध्य प्रदेश के अंदर इलाहाबाद पिलर है, उसके अंदर भी किस पिलर पे है? इलाहाबाद पिलर पे है, ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड इशूड द कॉइन्स ऑफ प्लेड वीणा। अब ये वीणा बजाता था तो कैसे पता लगा? ये देखिए कि वीणा बजाते हुए कि ये कॉइन्स जो हैं यहाँ से पता लगा। और ये इसने क्या किया? इसने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। अब आगे जो बंदा आएगा वो गोल्ड कॉइन नहीं इशू करेगा। इससे पहले जितने भी रूलर है सब ने, इन लोगों ने, गुप्ता वालों ने गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया था। लेकिन इसका जो बेटा कह लीजिए, या इसके अगला रूलर आएगा, वो गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च नहीं करेगा, वो आगे और करेगा, अलग कॉइन्स को लॉन्च करेगा। इसके बारे में और देख लेते हैं इसकी अचीवमेंट्स क्या थी। हिज अचीवमेंट्स आर मेंशन्ड इन दी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? ये कंपोज किया है हरिसेन ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरिसेन किसका कोर्ट पोएट है, तो आप बोलेंगे समुद्रगुप्त का। और ये प्रयाग प्रशस्ति इसी ने लिखी है, जिसके अंदर ये सारी की सारी बातें इसने लिखी हैं। ही कैप्चर्ड एंड एनेक्स्ड द आर्यवर्त रूलर्स। तो आर्यवर्त के अंदर जितने भी रूलर्स थे, इसने पूरी कोशिश की कि सबको हरा दे ये, और वो किया भी इसने। ही डिफीटेड 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। तो दक्षिण पथ के 12 रूलर्स को इसने हराया। दीज रूलर्स वर फर्स्ट कैप्चर्ड एंड देन रिलीज। पहले तो इसने कैप्चर कर लिया और फिर बाद में इसको दया आई, तब जाके इसने छोड़ा है। और हरिसेन और वासुबंधु, ये दोनों जो किसके कोर्ट पोएट हैं, ये हैं समुद्रगुप्त के। फिर समुद्रगुप्त हैड डिस्प्यूटेड एक्सेशन टू द थ्रोन। क्यों? क्योंकि देखिए कि चंद्रगुप्त वन जो है, जो इसका बाप है, इसने तो इसी को बोला कि भैया, इसी को इंट्रोड्यूस किया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त राजा है, बहुत ही दयालु है, यही बनेगा राजा। उसने इसी को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन ये हो सकता है कि क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रखी थी, तो जो इसके भाई बंधु थे वो सोच के बैठे थे कि भैया हम बनेंगे, तो वो नहीं बन पाए, लेकिन ये बना। इसके कारण एक ये भी हो सकता है कि जो नेपाल है, लिच्छवी क्लैन है, ये उससे भी बिलोंग कर रहा है। और चंद्रगुप्त को भी पता था, चंद्रगुप्त वन को, कि इसको बहुत तगड़ी सपोर्ट रहेगी लिच्छवी क्लैन से भी। इस वजह से भी इसको बनाना ही एक बेहतर ऑप्शन था, ठीक है भाई। और ऊपर से इसने युद्ध तो बहुत लड़े और उसके अंदर इसने खुद को प्रूव भी किया। फिर वीरसेन वॉज द कमांडर ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। जो जिसने साउथ में जितनी कैंपेन की है वो वीरसेन के अंडर की है। फिर समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ एंड स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स ऑफ यूपा टाइप। तो यानी कि इसने भी अश्वमेध यज्ञ किए, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं ही चक्रवर्ती सम्राट हूँ। और फिर गोल्ड कॉइन्स भी बांटे गए हैं। ही ग्रांटेड परमिशंस टू द बुद्धिस्ट किंग ऑफ सिलोन मेघावर्मन टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट बोध गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किसने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया के अंदर एक मोनास्ट्री यानी बुद्ध मोनास्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी थी? तो आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त ने दी थी। किसको दी थी? मेघवर्मन को दी थी। ये तो मैंने बता ही दिया कि वी एस स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन बोला है इनको। और समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय रामगुप्त, यानी कि इसके बाद जो राजा बना वो रामगुप्त बना। लेकिन जो चंद्रगुप्त टू था उसने रामगुप्त को मारा, और जो उसकी क्वीन थी ना ध्रुवा देवी से कर ली इसने शादी, ठीक है भाई। आइए अब बात करते हैं हम विक्रमादित्य की, या फिर कहें कि चंद्रगुप्त टू की। इसका टाइम पीरियड चलता है 376 से 415 एडी के बाद। और ये बंदा जो है ये अपने दादा परदादाओं की तरह दोनों चीजों में तेज है, यानी कि समुद्रगुप्त की तरह ये मिलिट्री अलायंसेस में तेज है, और चंद्रगुप्त वन की तरह ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस में भी तेज है। ये दोनों ही चीजों में तेज है।
तो ये फर्स्ट गुप्ता रूलर है टू इशू सिल्वर कॉइन्स। इससे पहले जितने उन्होंने किया उन्होंने गोल्ड कॉइन्स किए थे। हिज कोर्ट वाज एट उज्जैन। और वो जो विक्रम बेताल की कहानियां सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ये वही है, विक्रमादित्य जो है ये वही राजा है। तो बट कहानियों का क्या, कहानियां तो ठीक है जैसी भी है। He got the title of विक्रमादित्य by defeating रुद्र सिम्हा III, एक क्षत्रप किंग ऑफ उज्जैन। तो ये विक्रमादित्य का टाइटल इसको रुद्र सिम्हा III को हराने के बाद मिला था। और एक आयरन पिलर है, इंस्क्रिप्शन उस पर लिखी हुई है। और ये देखिए ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये जो आयरन पिलर है ना, देखो कई सौ सालों से ये खड़ा है। आज हम मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट की बात करते हैं लेकिन इनकी बात नहीं करते। ये इतने सौ सालों से खड़ा है ये पिलर, लेकिन आज भी इस पे जंग नहीं लगा। तो ये कमाल की चीज़ है ना। क्या ये आर्किटेक्ट कम है क्या हमारे पुरानिक भारत का, है ना। तो आयरन पिलर जो है फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली मेंशंस ए किंग चंद्र कंसीडर्ड बाय मैनी एज ए चंद्रगुप्ता II। तो उस पर एक किंग का नाम लिखा हुआ है चंद्र। अब ये यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त I है, चंद्रगुप्त II है, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्फ्रेंस निकाला गया है कि वो चंद्रगुप्त II का ही है, ये इन्फ्रेंस निकाला गया है। हिज कोर्ट वॉज एडोन्ड बाय सेलिब्रेटिंग 9 जेम्स। जैसे अकबर के 9 रत्न थे ऐसे ही इसके भी 9 रत्न थे और कालिदास उनमें से एक था। अभी 9 के 9 रत्नों की भी मैं बात करूंगा। चाइनीज पिलग्रिम जो था फा यान, देखिए एक है यान सांग जिसको ह्यून सांग भी आप लोग बोल देते हैं और एक है फा यान। तो ये फा यान जो है ना वो आया था इसके दरबार में चंद्रगुप्त II के में। तो आप कंफ्यूज मत करना, ह्यून सांग अलग है, फा यान अलग है। अब देखिए नवरत्न कौन कौन थे। वराहा मिहिर जो है एस्ट्रोलॉजर है इसके कोर्ट का, कालिदास पोएट है, शंकु आर्किटेक्ट है, विशाखदत्त पोएट है जिन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखी है। अगेन इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस एंशिएंट बुक्स के बारे में एसएससी पूछ लेता है तो आपको याद करना है। और कहाँ पनाका जो है वो भी एस्ट्रोलॉजर है। अमर सिंह जो है वो पोएट है एंड संस्कृत लेक्सिकोग्राफर है। लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी की पूरी शब्दकोश को कंपाइल कर दे, यानी कि अमर कोश उसने बनाया है। फिर हरिसेन जो है वो भी पोएट है। फिर धन्वंतरी जो है वो फिजिशियन है। धन्वंतरी आप देखिए चरक हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के टाइम में, जीवक हो गया, मैंने बिंबिसार के टाइम में जीवक बताया, चरक आगे आ जाएगा अभी। धन्वंतरी किसके टाइम के हैं, धन्वंतरी हैं चंद्रगुप्त II के टाइम के। आपको याद रखने ये फिजिशियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शूद्रक जो है वो भी पोएट है जिसने लिखी है मृच्छा कितिका। ठीक है, मृच्छा कितिका किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। ठीक है भाई। अब इसके बारे में थोड़ा सा चीजें आपको बताता हूं। देखो उस टाइम पे क्या था कि शाकाज का भी रूल था। शाकाज कहां पे थे, आप देखो इस एरिया के अंदर शाकाज थे। और मैंने पहले ही बताया क्यों थे इसके अंदर। देखो इसके अंदर एग्जैक्ट आप देखेंगे अगर तो यहां शाकाज हो गए, लेकिन अब इनको क्या करना है, इनका जो टारगेट है चंद्रगुप्त II का, ये यहाँ सेंटर में बैठे कि उज्जैन के अंदर कि भैया इनको हटाना है यहाँ से। अब शाकाज को हटाने के लिए, क्योंकि इनसे खतरा था इनको, और ये वैसे भी यहाँ के है नहीं थे, बाहर के थे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब सतकर्णी रूलर्स जो थे, सतवाहना डायनेस्टी खत्म हुई तो उसको ओवरटेक किसने किया था, आंध्रा की साइड पे अलग में था, मैं अभी महाराष्ट्र की साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वक्काटकाज ने इसको ओवरटेक कर लिया था। और वक्काटका का इस वक्त किंग कौन है, यहाँ पे रुद्रसेन II है। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त II ने, मैंने क्या बोला, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते थे बहुत ज़्यादा, और जो मिलिट्री अलायंसेस है वो भी बहुत तगड़े थे इनके। तो इन्होंने यहाँ पे इसको संदेश भेजा कि भैया मेरी बेटी से तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो फिर रुद्रसेन II की शादी हो गई इनकी बेटी से। अब यहाँ पे क्या है कि इनका दोनों का एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, और जो इनकी हेल्प से, वक्काटका की हेल्प से, इधर से वक्काटका मारते हैं और उधर से ये मारते हैं। तो ये जो शाकाज हैं इनको हमेशा के लिए हिस्ट्री से खत्म कर देते हैं, यानी कि शाकाज का यहाँ पे पूरा का पूरा नामो निशान खत्म कर दिया इन्होंने। तो ये एक कमाल की चीज इन्होंने की। अब क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद रुद्रसेन II की हो जाती है मृत्यु। जैसे ही रुद्रसेन II की मृत्यु होती है तो ये पूरा एरिया भी जो है ये किसके अंडर आ जाता है, क्योंकि वो जो इनकी बेटी होती है या बहन होती है, जो भी है, ठीक है, बहन या बेटी है कोई, तो वो जो है वो अपना जो टाइटल है गुप्ताज का वो हमेशा अपने पास रखती है। तो बाद में अगेन उसका बेटा बैठेगा, और ऐसे क्या हो रहा है कि ये पूरा एरिया भी जो है ये गुप्ताज के अंडर आ गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ, यही जो कमाल की अलायंस की ना इन्होंने। अब इस अलायंस से देखिए कि बेनिफिट क्या हो रहा है। एक सेकंड रुकिए, बस इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं। इस अलायंस से बेनिफिट क्या हो रहा है, आप देखिए कि जो मटेरियल जितना भी आता था वो गुजरात के आसपास के रीजन से, इस रीजन से आता था। और क्योंकि यहाँ से शाकाज को हटा दिया और यहाँ से जितना भी था ट्रेड वो एकदम ईजी हो गया। जैसे इंडिगो बिहार से है तो इंडिगो बिहार से आना है,
फिर कॉटन बंगाल का आना है, सिल्क बनारस का, सेंट हिमालय का। तो वो सारे यहाँ पे आके आगे फिर वेस्ट के अंदर आप उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। तो इस वजह से पानी के रास्ते से कर सकते हैं, पोर्ट्स की वजह से ये और इजी हो गया, इसीलिए तो शाकास को यहाँ से हटाया गया था, क्योंकि वो पंगा बीच में क्रिएट कर रहे थे। तो और इसने टाइटल क्या ले रखा था, एक और सकारी, ठीक है। अगर पूछ ली जाए कि सकारी टाइटल किसने लिया है, तो वो भी चंद्रगुप्त टू ने लिया है, ठीक है भाई। तो इसकी पूरी की पूरी कहानी और एनालिसिस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है। अब इसका थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल, और वीर सेना सभा वॉज द कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, मैं बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सीधा पूछेगा कि इनमें से कौन सा कोर्ट पोएट है चंद्रगुप्त टू का, तो सब पता होने चाहिए, मैंने इतना तो बता दिया आपको। फिर अमर खड्डावा वॉज हिज आर्मी जनरल, तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन था आर्मी जनरल, तो आप बता सकते हैं। इसने सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स इशू किए, जबकि पिछले वालों ने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के कॉइन्स ही लॉन्च किए थे। द गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड दिनार, तो ये याद रखना कि उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोलते थे। मेहरौली आयरन पिलर जो है इंस्क्रिप्शन, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मेंशंस द अथॉरिटी ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ए पोर्शन ऑफ बंगाल, की इसने जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भारत के, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, और इधर बंगाल में, यहाँ दोनों पे इसने अपना वर्चस्व फैला रखा था। ये कहाँ से पता लगता है, मेहरौली के आयरन इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। अब इसके बाद कौन आता है, सिक्स्थ रूलर आता है कुमार गुप्त वन, 415 से 455 बीसी के अंदर। ये उतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी की जो मैंने बात की थी, बुद्धा के अंदर भी पढ़ाया था मैंने कि ये बौद्ध यूनिवर्सिटी जो है कौन सी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बिहार के अंदर कौन खड़ी करता है, कुमारगुप्त वन खड़ी करता है बिहार के अंदर, ठीक है। ये जो है ये हुनास के अगेंस्ट लड़ता है, हुनास भी वही है, ये चिंके हैं, मंगोल्स टाइप है ना। और इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इन्वेजन ऑफ टर्क्स। ये जो टर्क आ रहे हैं, चिंके चुंके आ रहे हैं, ये मंगोल ट्राइब्स हैं एक तरह से, हुनास, इनके आने से ये बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया करते थे, तो ये हरा नहीं पाता उनको, और 2 बार वो इसको हरा के भी जाते, 2 बार तो नहीं मतलब कई बार हरा के जाते हैं, ये समझ लेना। और ड्यूरिंग द वॉर विद द हुनास, इन्हीं के चक्कर में इनसे लड़ते हुए ये जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये इसको जो टाइटल इसने एक्सेप्ट कर रखा था शक्रादित्य का टाइटल एक्सेप्ट कर रखा था। अब इसके बाद कौन आता है, ये उतना खास नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद जो आएगा ये करेगा स्कंदगुप्त जो है, ये भी बहुत जबरदस्त राजा हुआ है। तो स्कंदगुप्त क्या करता है, ये हुनास को जिन्होंने इसके पूर्वजों को इतना सताया, ये क्या करेगा, 2-2 बार उनको हराएगा, 2-2 बार उनको पेल के रखेगा। 455 से 467 एडी की ये बात है। और साथ में सुदर्शन लेक जो है, जो मौर्यंस ने बहुत पहले बनवा रखा था, उसको ये भी रिपेयर कराएगा। सुदर्शन लेक का एक बार पहले भी हमने बात की थी, एक बार फिर से ये रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो आई थिंक शाकाज में बात की थी, अब यहाँ पे कर रहे हैं। ही वॉज ए वैष्णवाइट, तो ये सारे वैष्णवाइट थे, इसमें कोई समस्या नहीं है, जितने भी रूलर है सारे वैष्णवाइट ही हैं, यानी भगवान विष्णु के उपासक हैं। आफ्टर हिज डेथ द ग्रेट डेज ऑफ गुप्ता एम्पायर वर ओवर, द एम्पायर कंटिन्यूड बट सेंट्रल कंट्रोल वीकंड एंड लोकल गवर्नर्स बिकेम फ्यूडेटरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्यूडेटरी होने लगे थे। अब जैसे ही ये मरता है विष्णुगुप्त जो यहाँ का रूलर है, तो इसके बाद बहुत वीक हो जाता है गुप्ता एम्पायर। और जितने भी फ्यूडेटरीज होते हैं, फ्यूडेटरी का मतलब मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग जगह पे सामंत इन्होंने सेट किए होते हैं, खुद थोड़ी हर जगह पे रह लेंगे। तो वो सामंत क्या करने लगे, खुद को इससे डिटैच करने लगे कि नहीं हम तो खुद ही राजा हैं, है ना। तो वो छोटे छोटे एरिया के बहुत सारे राजा बन गए। फिर कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो इनको सबको पेल के फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो कुछ ऐसा ये बार बार होता रहता है। और ये बार बार क्यों खुद को अलग कर लेते थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस, बहुत सारा ट्रिब्यूट्स देने पड़ते थे गुप्तास को, इस वजह से तो वो उन्होंने अलग कर लिया। और जब तक कि नया रूलर नहीं आएगा तब तक वो कम से कम पैसा अपना सेव कर सकते हैं। फिर जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ऑफ हिज रेन टेल्स दैट हिज गवर्नर परनादत्ता गोट द सुदर्शन लेक रिपेयर्ड। तो ये सुदर्शन लेक को रिपेयर किया गया, ये कहाँ से पता लगता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। जो लास्ट रूलर है यहाँ का वो कौन है, विष्णुगुप्त, ठीक है। ये तो था स्कंदगुप्त, सॉरी मैं विष्णुगुप्त बीच में बोल गया, ये स्कंदगुप्त था, ठीक है, ये स्कंदगुप्त था। लास्ट रूलर जो है वो है विष्णुगुप्त। ये लास्ट नॉन रूलर है गुप्ता एम्पायर डायनेस्टी का। इसके बाद अगर कोई आया है तो वो इतना बड़ा कोई रूलर रहा नहीं है। और ये इसने 540 से 550 एडी के बीच में रूल किया है। बट मैंने क्या बताया आपको कि अब ऑलरेडी यहाँ पे वीकन हो चुका था, लेकिन इसको पूरे को गोल्डन
पीरियड बोलते हैं। आप देखिए कई सौ साल तक इन्होंने राज किया और बहुत एक छत्र राज बना के रखा। ये वो टाइम था जब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास थी, बेस्ट साइंस के कॉलेज हमारे पास थे, एस्ट्रोलॉजी बेस्ट हमारे पास थी, पोइट्री बेस्ट हमारे पास थी, चाइना वाले, बर्मा वाले, यूरोप वाले सब हमसे सीखना चाहते थे। ये वो एक हमारे पास पीरियड था, ठीक है। हमारे पास नॉलेज का बहुत तगड़ा भंडार था उस वक्त। आप देखिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जो मंत्री परिषद है उसको बोलते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किंग तो किंग ही है। कुमारामात्य क्या हो गया, हाई रैंकिंग ऑफिसर हो गया किंगडम का, या फिर ये कह लीजिए आईएएस ऑफिसर कह लीजिए इसको। महादंड नायक जो है हाई रैंकिंग ऑफिसर हो गया जुडिशियल के लिए या मिलिट्री के लिए, कहने का मतलब चीफ जस्टिस कह लीजिए आज की डेट के हिसाब से। उपारिका जो हो गया वो गवर्नर हो गया। अब टाइटल्स जो इनके हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई एक्स्ट्रा कुछ कुछ टाइटल्स भी हैं। श्रीगुप्त ने जो ले रखा था आदि राजा या महाराजा, ठीक है, आदि राजा एक एक्स्ट्रा टाइटल बता रहा हूँ। घटोत्कच ने सिर्फ महाराजा का, चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजा धीराज का और धीराज का भी, फिर समुद्रगुप्त ने सर्वराज, औचेता, कविराज, प्राक्रमणा, महाप्रचुर, क्या कहते हैं इसको, धर्म प्रचुर बंधु, बहुत सारे टाइटल ले रखे थे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको स्लाइड्स में। फिर चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य लिया, और भी लिए बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी समझा के आया हूँ अभी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, ठीक है, शक्रादित्य मैंने बताया था, ये महेंद्रादित्य भी आप मेंशन कर लेना। और फिर स्कंदगुप्त ने जो लिया है विक्रमादित्य और कर्मादित्य लिया है इसने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइटल्स भी मैंने सबके बता दिए हैं, अगर कोई पूछे एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। अब टैक्सेस बताता हूँ इनके ड्यूरेशन में कौन कौन से लगते थे। इकोनॉमी की भी बात करते हैं। भाग जो होता था वो होता था किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस। जो भी पीजेंट है कुछ प्रोड्यूस करेगा, कोई फसल उगाएगा, तो उसमें एक भाग इन्होंने ऐसा रखा होता है जो राजा का रहेगा। फिर जो भोग है वो होता है जनरल ट्रिब्यूट, कि ये तो जनरल टैक्स है, सबको देना ही देना है। हिरण्य क्या है, टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस टेकन इन कैश। ये कोई स्पेशल आपने खेती की है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैश में ये लोग आपसे लेंगे, खेती का माल नहीं लेंगे। फिर बेदक भोग क्या है, ये इरिगेशन जो आप करवा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। भट्टा क्या है, ये पुलिस के ऊपर टैक्स है, फिर पुलिस का टैक्स है बेसिकली, है ना। फिर चरासन क्या है, ग्रेजिंग, आप अपने पशुओं को ग्रेज करवा रहे हैं तो उसका टैक्स है। फिर चात क्या है, सिक्योरिटी का टैक्स है, आपकी सिक्योरिटी कर रही है गवर्नमेंट। फिर परात्या क्या है, टोल टैक्स है। हलवी कार क्या है, टैक्स ऑन प्लोइंग, आप जोत रहे हैं हल से अपने, हलवी कार है, तो ये भी इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ये लोगों ने इतने ज्यादा टैक्स लगा रखे थे। अगर आप एक आम इंसान की तरह सोचोगे ना तो आपकी हवाइयां गुल हो जाएंगी इतने टैक्सों में। आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये कोई छोटी चीज नहीं, इतने ज्यादा टैक्सेस में तो ऐसी की तैसी फिर जाए बंदे की। एक पीजेंट, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि रहता कैसे होगा। हल जोतने पे टैक्स है, उसकी इरिगेशन पे टैक्स है, किंग का प्रोड्यूस उसे करना है, जनरल ट्रिब्यूट उसको देना है, फिर स्पेशल कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर कैश में देना है। तो भैया वो कैसे जीवित था, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। फिर पानी का टैक्स अलग से है, उड़क भाग जो है पानी का टैक्स है, ताराद्या नेविगेशन टैक्स है, कलिप्ता उपकलिप्ता क्या है, सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स है। भाई इन्होंने तो दुनिया भर के टैक्सेस लगा रखे थे, पता नहीं भाई, तभी तो इनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने इतनी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर रखी थी कि ये पूरा अपना मिलिट्री के एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते थे। तो वो आ कहाँ से रही थी, ऐसी तो आ रही थी। इतने हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे अगर, तो कितने भी पैसे इकट्ठे कर लो। ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है हालांकि। फिर बाली क्या था, एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स ऑन पीपल, लोगों को दबाने के लिए और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। बताइए आप। सर्वारिष्टि क्या था, फोर्स्ड टैक्स, लोग धक्के से टैक्स लिया जाता था, ये भी है भाई इसमें। उपरनिक क्या था, टैक्स फ्रॉम बॉर्डर एरियाज। उपारिकार क्या था, टैक्स फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। और राजू क्या था, टैक्स ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड। आइए अब देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर के अंदर टेम्पल्स कौन कौन से बने हैं। विष्णु भगवान के बहुत ज़्यादा उपासक थे तो उनके टेम्पल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे विष्णु टेम्पल जो मेन है, हम उसकी बात करते हैं। जबलपुर के अंदर टिगावा जगह पे इन्होंने बनवाया है। फिर शिवा का टेम्पल इन्होंने बनवाया है भुमारा में, नागौड़ के अंदर। पार्वती टेम्पल नाचना में, कुथारा के अंदर। फिर दशावतार टेम्पल भी इन्होंने बनवाया देवगढ़ में, झांसी में। शिवा टेम्पल इन्होंने कोहो नागौड़ के अंदर बनवाया। फिर भीतरगांव टेम्पल इन्होंने भीतरगांव के अंदर ही बनवाया। लक्ष्मण टेम्पल जो कि ब्रिक्स के थ्रू बनवाया है, ये कानपुर में बनवाया है। लक्ष्मण टेम्पल एक और बनवाया है जिसको सिरपुर रायपुर के अंदर बनवाया है। फिर मुकुंद दारा टेम्पल बनवाया है कोटा के अंदर। फिर धमेख स्तूपा बनाई है सारनाथ के अंदर। जरासंत सिटिंग बनवाई है इन्होंने राजगिरा बिहार के अंदर। ठीक है भाई, तो ये इनके टेम्पल्स हो गए। और साथ में आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। जो विष्णु टेम्पल इनका मेन है वो है देवगढ़ के अंदर नियर झांसी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ब्रिक टेम्पल की बात करते हैं तो भीतरगांव के अंदर है। अजंता केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स हैं और पूरे के पूरी बाघा केव्स हैं जो उसके अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो भी गुप्ता एम्पायर ने बनवाई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजंता और बाघा केव्स जो है इन्हीं के टाइम की हैं। ग्रेट बूर जो है वाराह, जिसमें स्कल्पचर ऑफ भगवान विष्णु है आउटसाइड द केव ऑफ उदयगिरीज, ये भी इन्होंने ही बनवाया है। फिर टेम्पल है एक शिखर स्टाइल और गर्भगृह के साथ, यानी कि इनका जो टेम्पल है एक शिखर स्टाइल, मतलब कि वो जो पूरी चोटी नहीं होती है, शिखर हो गया उसका बनाते, उसके ऊपर झंडा लग गया, फिर उसी के अंदर एक गर्भगृह बनाया जाता है। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पे मेन डेटी है, जैसे अगर भगवान विष्णु का टेम्पल है तो मेन डेटी भगवान विष्णु है जो वो गर्भगृह में रहेंगे वहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा हमारा गुप्ता एम्पायर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी जो अभी तक मैंने कभी किसी पीडीएफ में या कहीं पे भी नहीं दी हैं, जो यहाँ पे मैंने एक फ्रेश कंटेंट के अंदर नई चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की है। आपको अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर प्ले स्टोर पर जाके जीवी कक्षा ऐप को अच्छी रेटिंग दीजिए और वहाँ पर अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।